The next part that we have in here is the electromotive force and maximum power output. If you remember, हम लोगों ने last lecture में इस बारे में बात किया था कि अब whenever we talk about the EMF of the battery, we always talk about the internal resistance or the resistance being offered by the battery in the circuit. तो whatever battery that we use वो अपनी भी एक resistance offer करती है जिसको हम internal resistance के नाम से indicate करते हैं. Or circuit diagrams look something, it's very unclear here, but it looks something like uh, it was हाँ ये रही. This diagram is talking to you about. Normally, whenever we used to talk about anything, हम लोग सिर्फ simply uh, you remember हम लोग V is equals to I R को indicate कर रहे होते थे, ऐसा ही था. Yes, sir. अब वो ये कहता है कि whenever we are going to see the battery again, we are going to see कि there is some internal resistance being offered by the battery itself, जिसको हम small r से indicate करेंगे. It would always be in series with the circuit. तो total resistance किसकी इक्वल होगी? R plus capital R की. ये R small r is the internal resistance of the battery, and this capital R is the uh, कंपोनेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वट एवर जो भी हमने उसके अंदर यूज किया हुआ है. तो हम जब V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, विल पुट इट एज R प्लस आर विच इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर. इवन इफ द सर्किट इज ओपन, हमारे पास ये स्मॉल आई आर आर जो है वो हमेशा से क्या होगी वहां पे प्रेजेंट होगी, विच वुड बी नोन एज terminal voltage. When the switch S is open, no current is passes through the resistor. In this case, the voltmeter reads the EMF as terminal voltage. The terminal voltage in the presence of current would be less than the EMF by a factor of IR. हमारे पास एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास, और एक ये होता है. So EMF is the cause and potential difference is its effect हमारे पास. तो वो याद है ना, लेंसेज लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि cause and effect always oppose each other. EMF is the cause and potential difference is the effect. तो वो पॉइंट यहाँ पे वो डिस्कस करें दोबारा से. So EMF is the energy supplied by the battery and potential difference is the utilization of that energy by the components. So according to Lenz's law उसने बोला है, लेंसेज लॉ तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ये रिपल्शन और उस तरह के सेंस में तो नहीं, हम मिस्टेकनली लेंसेज लॉ निकल गया, बट नॉर्मली कॉज एंड इफेक्ट की हम उसी में बात करते हैं. तो बट anyhow, EMF is the cause and potential differences is effect. So the EMF is always present if even no current is passing through the circuit. और वो क्यों EMF present होता है? It is because of the internal resistance जो कि बैटरी ऑफर कर रही है उसके अंदर. Although हाइड हाँ, ऑल्दो हम आगे जाके मैक्सिमम पावर आउटपुट की इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर, अभी ईएमएफ की इक्वेशन समझ में आ गया. ई इज इक्वल्स टू Yes, sir. आई आर प्लस आई आर. ठीक है, आई को कॉमन ले लेंगे बिकॉज सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है. इवन इफ दिस इज जीरो, तो द टोटल ईएमएफ वुड बी इक्वल्स टू, जिसको टर्मिनल वोल्टेज का हम लोग नाम देंगे. तो आगे हम देखेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो किसकी इक्वल होती है. पावर की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वी आई की इक्वल होती है. यहाँ से अगर हम इक्वेशन के अंदर जो अभी हमने रिसेंटली इक्वेशन किया उसमें से आई किसके इक्वल आ जाएगा, ई ओवर आर प्लस आर की इक्वल आ जाएगा. इफ आई पुट दिस हेयर इन प्लेस ऑफ इट, तो इट वुड बिकम ई स्क्वायर ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर. अब मैं अगर इक्वेशन को मैथमेटिकली प्रूव करूं, तो सी आर प्लस आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर इंटू आर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने जनरल Yes, मैथ sir. पढ़ा हुआ पहले से. ठीक है, नाउ मुझे डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल आई कैन add 2r and subtract 2r from it. अब मैं क्या करूंगा,
इस 2r को इसके साथ ले जाऊंगा, इन दोनों को सेपरेट आउट कर लूंगा। आई विल रीराइट द इक्वेशन एज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4r इंटू आर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। इसको मैंने इसके साथ पुट कर दिया। अब ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वेशन। मैं इसको रीक्लोज कर दूंगा एज r माइनस आर और साथ में 4r इंटू आर एज इट इज आ जाएगा, और मैं इसको रीपुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, r प्लस आर से आई कन्वर्टेड इट इनटू r माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। सो अगर एट एनी पॉइंट r इज इक्वल टू r, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, और रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, ई स्क्वायर आर ओवर 4r इंटू आर। आर से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम पावर आउटपुट की ई स्क्वायर ओवर 4r के। अब ये हमने इक्वेशन कैंसिल आउट किस बेसिस पे की है, इस बेसिस पे किया। इसी वजह से यहाँ पे जो ये स्मॉल आर है इसकी जगह पे भी क्या पुट हो जाएगा, कैपिटल आर। आर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी हैव दिस। अब इस इक्वेशन का रीजन ये है कि जिस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, that would not much affect the result of our calculations. It's only there because जहां पे भी कोई एनर्जी रिसोर्स होती है वहां पे किसी न किस्म की फ्रिक्शनल इफेक्ट्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। सो पावर आउटपुट की इक्वेशन ने ये जस्टिफाई कर दिया कि पावर आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, नॉट बाय द बैटरी। सो हेंस वी डू नॉट नीड टू बी वर्ried अबाउट एनीथिंग कि हमारी पावर आउटपुट जो है इन्फ्लुएंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस से कहीं पे भी। ठीक है, Yes, sir. अह, हम्म, बाकी रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इट्स ऑलरेडी देयर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने सीरीज में मैंने आपको बताया था, उन्होंने बस उन्हीं इक्वेशंस को रीअरेंज किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जो सर्किट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। एंड स्मॉल आर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप जब रीअरेंज करोगे तो रेजिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के। ये वही उसने इक्वेशन रीअरेंज की हुई है, कौन सी वाली, ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर वाली इक्वेशन को। ये कैपिटल आर इसको शो करता है और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। बाकी उसने आगे डिस्कस किया हुआ कि रेजिस्टेंस बेसिकली मींस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है, तो यहाँ पे भी वो अपोज ही कर रही होती है। और बाकी उसने टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस, द conceptual difference between EMF and terminal potential can be analyzed when no current is being drawn through EMF, can be analyzed as I equals to 0, so R equals to infinity. Well, when I does exist, R is minimum means the circuit is closed, represent terminal potential that can be measured. Constant terminal potential can only be maintained by an ideal battery and does not depend only upon the magnitude of the flow of charges between the two terminals. But I don't think so. It's something that I've not already told you. बाकी ये वही क्वेश्चन आ गई जो मैंने अभी आपको ड्राइव करके दिखाई है। यहाँ पे उसने उसको उसी टर्म पे बात किया हुआ है कि EMF इज इक्वल टू पावर। पावर तो हमेशा ऐड ही होती है ना, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो वो उसी को ही उसने रिप्रेजेंट किया। एंड दे रीच टू दिस इक्वेशन दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू। या नथिंग डिफरेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली डिफाइंड एज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, या अमाउंट ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करती है कि कितना चार्जेस ने फ्लो करना है अक्रॉस द सर्किट। नाउ वुड कम अ रिलेशन जहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दैट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम लोगों ने पढ़ा, वी डिस्कस दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली द collision of the charged particles with that of the atoms। ऐसे ही था ना, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या थी, Yeah. रेजिस्टेंस was basically the collision of
इलेक्ट्रॉन्स ही बोल देते हैं, विद दी एटम्स। ठीक है। अब जब वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एनर्जी भी है जो कि वो सोर्स ऑफ करंट से लेके आ रहे हैं, सम ऑफ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू एटम एंड द एटॉमिक वाइब्रेशन ऑफ दैट एटम इंक्रीजेस। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए दैट पैसेज इज इवन मोर डिफिकल्ट देन द वन बिफोर देन। So this was basically defined as a resistance. So scientists found out that कि जो रेजिस्टेंस में जो टेम्परेचर आता है बिफोर एंड आफ्टर जीरो, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर जीरो, वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। व्हाट साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है जस्ट बिफोर एंड आफ्टर जीरो डिग्री सी, वो कांस्टेंट रहता है, नॉट टू मच बिलो जीरो, नॉट टू मच अबव जीरो, जस्ट समवेयर अराउंड जीरो। ठीक है, बिलो और Yes, ग्रेटर sir. देन दैट। तो जिन्होंने टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट अबव एंड बिलो जीरो। दिस इज, आप इसको आर टी भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो रीअरेंज होती है। वो कैसे? लेट मी राइट हियर। अब R इज प्रोपोर्शनल टू R माइनस आर नॉट एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी लिख देते हैं ताकि शॉर्टर इक्वेशन बन जाए। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, we'll get a constant which is known as temperature coefficient, and it's equals to R minus R naught into delta T. If I rearrange everything और मैंने आर टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं इस सारे फैक्टर को क्या कर दूंगा, इट वुड बी इक्वल्स टू आर नॉट ओवर अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट। ये उस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो आर ओवर अल्फा टी प्लस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है। अब उन्होंने बाकी इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ है, आर को उन्होंने कॉमन ले लिया और उसको किस तरीके से रीअरेंज करना है वो उन्होंने इक्वेशन को लिख के डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे। तो और हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर ही दूं आपको, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको अगर हम इंस्टेड ऑफ ये लगता है ना, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेल्टा आर की जगह पे आर टी माइनस आर नॉट लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू अल्फा ऑलरेडी यहाँ पे है, आर नॉट इंटू डेल्टा टी, इसको तो जाके ऐड कर देते हैं। आर टी वुड बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी प्लस आर नॉट को कॉमन ले लिया, पीछे क्या आ जाएगा, ये वन, इसको यहाँ पे बेशक ले जाओ, तो वन प्लस इंटू टी, तो वो जो उन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है ना वो वाली, इस तरीके से मैं बता दूं। अब उससे टी को अगेन ओपन कर दिया, डेल्टा टी की जगह पे टी माइनस टी नॉट लिख दिया हुआ है, बाकी सब वही सेम ही है। और ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। When we remove the constant sign we get resistivity. Resistivity basically क्या होती है, that depends on the temperature only, sorry, property of the substance। यहाँ से देखो L over A का यूनिट क्या बन जाएगा, 1/मीटर। ठीक है, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R का यूनिट क्या होता है, ओम, और रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगी, ओम मीटर की इक्वल आ जाएगी। Meter. वही उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी इन दोनों, ये दोनों मटेरियल्स कंडक्टर वन एंड कंडक्टर टू जो है, इफ दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल बट उनकी बाकी चीजें वेरी कर रही हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, बाकी चीजें अकॉर्डिंगली Same होगी। वेरी होगी, और कुछ भी नहीं होगा। अब उसने यहाँ पे सिर्फ वो एक इस रिलेशन को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि R1 इज इक्वल टू दिस। अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ, एरिया को कांस्टेंट ही रखता हूँ हमारे पास, तो यहाँ पे इसके साथ क्या आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू, ठीक है, इस टू को कॉमन ले लें,
तो पीछे क्या रह जाएगा, रेजिस्टिविटी इंटू एल ओवर ए। ये किसको शो करी है, R1 को। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो, तो वो रिलेशन को हमने डिस्कस किया हुआ। अब उसने एरिया को भी डबल कर दिया हुआ है और लेंथ को उसने सेम ही रखा, तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी हमारे पास। कंडक्टिविटी एक टर्मिनोलॉजी होती है जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी। और एक कंडक्टेंस होता है और एक कंडक्टिविटी होता है। जो कंडक्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और जो कंडक्टिविटी होता है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सॉरी, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिर्फ अल्फा से डिनोट करते हैं हमारे पास, कंडक्टेंस को सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे उसने उसी को शो किया हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज वन ओवर वो, तो वो मोहो आपको याद होगा, मोहो मैंने आपको कल बताया था कि एक यूनिट होता है हमारे पास, वो कंडक्टिविटी के लिए यूज होता है, उसको मोहो बोल दें या साइमंस बोल दें, दैट हैव द सेम थिंग। Up the higher the resistivity, the stronger the electrons will be attracted towards the atoms and so forth and so on. बाकी thicker and thinner का word use होता है, जितना ज्यादा किसी की रेजिस्टिविटी। अब बेसिकली रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पास। तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी ही उसी हिसाब से होगी। Yes, sir. कंडक्शन चूंकि रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होता है ना, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होती है, तो अगर कंडक्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस उतनी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। बाकी तो एज इट इज कुछ भी नहीं है। अगर हम थ्योरी के ऊपर बाद में आए तो नेक्स्ट पोर्शन जो है एलडीआर, उसको हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, इंटेंसिटी के साथ इसका रिलेशनशिप होता है। अगर लाइट इंटेंसिटी ग्रेटर होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लेसर। और अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। बाकी थ्योरी में भी वही डिस्कस, इट इज दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स। और हाँ, इसमें सिर्फ ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है कि नॉन लीनियर ग्राफ्स होते हैं, विच मीन्स कि हम इन्हें एज आ टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी की हम लोगों ने कल ये डेरिवेशन कर ली थी, रिमेम्बर। वी Yes, स्क्र sir. आई स्क्र आर, और वो उसने आगे उसी को डिस्कस किया हुआ है और उनकी यूनिट्स को डिस्कस किया हुआ है। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, 1000 वॉट्स इंटू 36, तो 3.6 × 10⁻⁶ जाउल्स Yes, की sir. एक किया हुआ है 10 का एक यूनिट होता है, ये आपने मैट्रिक में भी किया हुआ है। यहाँ पे उसने सिर्फ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर को यूज किया हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का ये एडवांटेज होता है कि उसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कीपिंग वन पॉइंट इन कांस्टेंट, के आर और पोटेंशियल का रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट हैपन, अगर लाइट इंटेंसिटी हमारे पास ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लो। तो यहाँ पे वी भी क्या Yes, होगा, sir. लो होगा हमारे पास। जब लाइट इंटेंसिटी ग्रेटर होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, आई सेड द ऑपोजिट, अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो रेजिस्टेंस ने हाई होना है। I don't know. Yes, यहाँ sir. पे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या आ रहा होगा, हाई आ रहा होगा। ठीक है। जब लाइट इंटेंसिटी लो हो जाएगी हमारे पास तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो गई, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हाई हो गया हमारे पास। और जब Yes, sir. लाइट इंटेंसिटी जो है लो हो जाएगी, अरे मैं बार बार वही क्यों बोल रहा हूँ, आई थिंक आई शुड राइट इट डाउन ताकि मैं खुद भी अपने वर्ड्स को रिपीट ना करूं। सो व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज ग्रेटर तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लो, तो वी भी क्या होगा, लो। व्हेन लाइट रेजिस्टेंस इज लोअर तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई, और पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, हाई। नॉर्मली इनकी इक्वेशंस जो लिखी जाती है ना पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स की, इट लुक समथिंग लाइक दैट, कि जिसके क्रॉस वी आउट होता है बेसिकली आर, या एल डी आर लिख देता हूँ यहाँ पे, ओवर एल डी आर
प्लस R1 इंटू वी। ये V है मेरे पास, ठीक है। जिसके क्रॉस भी वोल्टेज हम रिक्वायर्ड होती है उसकी रेजिस्टेंस टॉप पे आती है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इनटू वी इन के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। और हमने ये रिलेशनशिप इसमें जहन में रखना होता है कि क्या उसमें अप्लाई हो। यस सर। बाकी ऊपर से हम कुछ छोड़ के तो नहीं आया ना? थ्योरी ही है। हाँ, रेस्ट रेस्ट इज कंप्लीट।